नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर जो कि है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो भैया कहानी को लिंक करते हैं। कौन सी कहानी को लिंक करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो किताब है, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी। आपको फील करना है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप वो सारी चीजों में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अब अपन लेके चलेंगे कहां पे? अब मैं आपको लेके चलूंगा 1971 के बाद में। ध्यान करो तो प्रीवियस वाले चैप्टर में जो कि चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में हमने बात की थी, 1971 के जनरल इलेक्शन तक की अपनी बात वहां पे हुई थी। गरीबी हटाओ वाले आंदोलन और कैसे कांग्रेस रिस्टोर हुई थी, कैसे कांग्रेस को फिर से मेजॉरिटी मिली थी, हम वो बात कर चुके हैं। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं मान रहा हूं कि अभी आप कौन से ईयर में हो? अभी आप हो 1971 टू 34, मतलब 1971 टू 1980s वाला ईयर में हम लोग इस चैप्टर में ट्रैवल करने वाले। तो मात्र यहां पे क्या होगा, मात्र 25 से 30 मिनट में मैं पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर में कुछ चीज छूट गई होगी तो क्वेश्चन के माध्यम से आप वहां पे समझ लोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि देश में आपातकालीन, जैसे कि हमने बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी लगी थी। कब लगी थी भैया? ईयर 1975 में। अब नेशनल इमरजेंसी ऐसे तो नहीं लग गई, कोई ना कोई हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या हुआ, हमें पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई गई। ठीक, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या बात की थी? प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी कि 1971 में कांग्रेस को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिली थी, ताबड़तोड़ मेजॉरिटी मिली थी। लेकिन वो मेजॉरिटी मिलने के बाद में कांग्रेस कैसे काम कर रही थी, जरा अपन उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे। जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में क्या चल रहा था? जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी चल रही थी। एक तरीके से क्या हो रहा था, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी चल रही थी। क्यों चल रही थी भैया? ये इसलिए चल रही थी क्योंकि जब भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स लेके आती हैं, पॉलिसीज लेके आती है, जब भी गवर्नमेंट प्रो पुअर पॉलिसीज या कुछ लेके आती हैं, तो कहीं ना कहीं केस सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं करने देता है। एक लैंडमार्क जजमेंट आया, केशवानंदा भारती केस, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था? उसमें बेसिकली ये बात हुई थी कि सरकार चाहे तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, एक तरीके से जो जुडिशरी है, सरकार क्या कर रही थी? सरकार जुडिशरी को एक तरीके से क्या बोल रही थी कि जुडिशरी एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है जो कि चेंज नहीं चाह रहा है, जो कि चेंज नहीं लाने दे रहा है। तो एक कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। एक कॉन्टेक्स्ट क्या समझ में आ गया कि सरकार और जुडिशरी के बीच में क्या थी? सरकार और जुडिशरी की एक तरीके से लड़ाई चल रही थी। अच्छा, इसी लड़ाई में घी डालने का काम क्या हुआ है कि इंडिया में जब भी चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं तो एक कल्चर चला आ रहा है। क्या कल्चर आ रहा है भैया? कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करते हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट इंदिरा गांधी ने किया था। द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ए एन रे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज कंट्रोवर्शियल। क्यों भैया? क्योंकि जस्टिस ए एन रे से दो और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन सारे उन दोनों जज को हटा के ए एन रे को क्या किया? ए एन रे को एक तरीके से हमने क्या देखा? ए एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। अच्छा, ये बात भी है कि जो वो और जो जज थे जो कि ए एन रे से जो कि सीनियर थे, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके उन्होंने जजमेंट दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ पे हम लोग एक तरीके से देख रहे थे कि जो जुडिशरी है उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होने लग गया, और कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर जो हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन में, वो भी क्या हो रहा था? उसका भी कहीं ना कहीं हम लोग एक ब्रीच देख रहे थे। क्लियर है? यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है। देन यहां पे अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की। हमने जुडिशरी और सरकार की बात करी, अब इकोनॉमिक सिचुएशन याद करो। 1971 के इलेक्शन में क्या बात हुई थी? 1971 के इलेक्शन में बात हुई थी गरीबी हटाओ के। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा तो लगाया था, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड चीजें नहीं दिख पा रही थी। ऑन ग्राउंड चीजें क्यों नहीं दिख पा रही थी? क्योंकि हम लोग फिर से वॉर हुआ था, इंडो पाक वार 1971। उसके चलते हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारा जो एक तरीके से हम लोग बोल रहे थे ना कि हम जो जितनी भी जमा पूंजी जो हम इकट्ठा कर रहे थे, जो सारी चीजें कही थी, कहीं ना कहीं हम स्पेंड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे करने लग गए थे? कहीं ना कहीं हम स्पेंड ज्यादा से ज्यादा
वॉर्स, मिलिट्री, इन सारी चीज़ों पर करने लग गए थे। अच्छा, इस वॉर के बाद में हमारी जीत तो हुई, लेकिन यूएसए ने क्या किया, यूएसए जो भी हमें फॉरेन एड्स वगैरह दे रहा था उसको कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिया। उसके बाद में ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे भी हमें महंगाई देखने को मिली। क्रूड ऑयल, ऑयल वगैरह के प्राइजेस एक तरीके से हमें क्या देखने को मिले, उस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ पर खर्च होने लग गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन के चलते हमारे देश में भी इन्फ्लेशन आया, हमारे देश में भी फूड ग्रेन्स वगैरह के प्राइस बढ़ चुके थे, और उसके बाद में जो प्रोडक्टिविटी थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लग गया। तो एक तरीके से ये जो गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में, वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहा था। वो क्या हो रहा था, वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहा था। और इसके चलते क्या हो रहा था, इसके चलते हम लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग गए थे। कहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग गए थे, गुजरात और बिहार में। गुजरात एंड बिहार में हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि फूड ग्रेन्स के प्राइस वगैरह जो बढ़ रहे थे उनका प्रोटेस्ट हो रहा था। इनफैक्ट गुजरात में तो क्या हुआ था, गुजरात में तो हम लोग देख रहे थे कि मोरारजी देसाई ने क्या बोला था, मोरारजी देसाई ने बोला था कि वो इनडेफिनेट फास्ट पे चले जाएंगे अगर गुजरात में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। इसके चलते क्या हुआ, गुजरात में जो सरकार है उन्होंने रिजाइन करके वहां पे फ्रेश इलेक्शन हुए और वहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। अब ये जो गुजरात का मूवमेंट था, सेम वही मूवमेंट कहीं ना कहीं बिहार में भी चल रहा था, और बिहार में जयप्रकाश नारायण ने लीड ली थी। लेकिन इस मूवमेंट को हमें गुजरात बिहार तक सीमित नहीं रखना था। ये जो मूवमेंट था इसको जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पैन इंडिया मूवमेंट बनाया गया एक तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि पार्लियामेंट तरफ मार्च हुआ, जयप्रकाश नारायण ने मार्च किया, और ये उस समय का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उन सबको लग रहा था कि इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव कोई हो सकते हैं तो वो जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसको सपोर्ट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण को यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, इसी दौरान हमने रेलवे स्ट्राइक देखी 1974 में। रेलवे स्ट्राइक वगैरह में बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि सरकार क्या कर रही थी, जो अपने सरकारी इंप्लॉयज़ थे उनकी सैलरी डिडक्ट कर रही थी, काम ज़्यादा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे वो भी क्या हो गए, वो एक तरीके से वो ऐसा हो गए थे कि नहीं भैया काम नहीं हो पा रहा है। जो रेलवे में जो लोग थे उन्होंने एक तरीके से स्ट्राइक करने की बात हो गई थी। वहाँ पे क्या स्ट्राइक करने की बात हो गई थी कि हमारे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही है, तो क्या बात हो गई थी, तो बात हो गई थी स्ट्राइक की यहाँ पे। ठीक है, अगर रेलवे वहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर रेलवे काम नहीं करेगी तो एक तरीके से हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में जो एक लिंक है, लिंक इन द सेंस की ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एक तरीके से हमारा देश ठप हो जाएगा। तो ये मेजर चैलेंज हम लोग क्या देख रहे थे, ये मेजर चैलेंज हम लोग देख रहे थे उस समय के दौरान। ठीक, इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद में इसके बाद में एक इंसिडेंट और होता है। वो इंसिडेंट होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी राजनारायण ने। अब राजनारायण कौन थे, राजनारायण इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने 1971 में। और राजनारायण ने केस ये फाइल किया था कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 में चुनाव लड़ा तो इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी यूज करी अपने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव जीतने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी को अपनी सीट खाली करनी होगी, और अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बने रहना है तो मात्र 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर इंदिरा गांधी को फिर से चुनाव जीतना पड़ेगा। ठीक है भैया, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जयप्रकाश नारायण ने और एक नेशन वाइड मूवमेंट लेके आए और वो बोलने लग गए कि ये जो गवर्नमेंट है अब तो मतलब इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो इंदिरा गांधी को रिजाइन करना चाहिए। और एक तरीके से जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी। किसकी बात करी, टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी कि सारे लोग, चाहे हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस हो या अगर हम लोग देख रहे हैं आर्मी के लोग हो या देश में जितने भी सरकारी लोग हो, वो बिल्कुल अपना काम ना करें, इस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का कोई भी काम ना करे, और वो सभी लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट करे। क्या प्रोटेस्ट करे कि सरकार रिजाइन करे, क्योंकि ये सरकार है जो लोगों की नहीं सुन रही है। ये वो सरकार है जो कि हम लोग देख रहे हैं कि जिनका की इलेक्शन, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनके इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क आ गया है और ये प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं चला पा रही है। ये चीज देखते इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने
25 जून को रात में, मतलब 25 जून के उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया। वो गई प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट से उन्होंने बोला कि अब देश में इमरजेंसी लगा दीजिए। इमरजेंसी किस बेसिस पे लगी है? इमरजेंसी लगी है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों से भी नहीं पूछा था इमरजेंसी के बारे में, उन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग भी जो थी वो सुबह 6 बजे रखी 26 जून को, ठीक है, जबकि इमरजेंसी पहले ही लगा चुकी थी। क्लियर है? यहां तक का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। यहां पे हम बात कर रहे थे इमरजेंसी का बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बैकग्राउंड बताया कि जुडिशरी और सरकार का तालमेल नहीं था, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। कहां पे चल रहे थे भैया? गुजरात में चल रहे थे, बिहार में चल रहे थे। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो केस फाइल किया था, ठीक है, राजनारायण ने, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इंदिरा गांधी को क्या है, इंदिरा गांधी को 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होगा। और जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन की बात कर दी। ये तमाम तरीके की चीजों ने कहीं ना कहीं क्या किया, ये तमाम तरीके की चीजों ने डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में तमाम तरीके की चीजों का हाथ है। क्लियर? यहां तक कि आपको चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर जब इमरजेंसी लग गई है, अब हम मान रहे हैं कि देश में इमरजेंसी लग गई, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इंदिरा गांधी ने फोन करके सारे जो प्रेस वाले हैं उनके बिजली कटवा दी, ठीक है, 1-2-3 दिन के लिए बिजली कटवा दी, ताकि सेंसरशिप बनी रहे। सेंसरशिप मतलब कि अब पेपर में क्या छपेगा, क्या जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगी, सरकार डिसाइड करेंगी कि तुम क्या छापोगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके से हमने देखा सेंसरशिप हो गई, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह थे उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया, करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया, जितने मेजर लीडर्स थे उनको जेल में पकड़ पकड़ के डाल दिया। कुछ लोग अंडरग्राउंड हो चुके थे, अंडरग्राउंड इन द सेंस क्योंकि सबको पता था कि अब तो अंदर डाल देंगे। लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं बची थी, लोग कोर्ट में भी जा रहे थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया था कि इमरजेंसी के दौरान पे क्या होगा, इमरजेंसी के दौरान आप अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, वो एक तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्लियर? उसके बाद में इंदिरा गांधी ने बहुत सारे चेंजेस लेके आई, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। ये सारे इलेक्शन पे आप कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि इतने सारे अमेंडमेंट किए गए कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। उन्होंने लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया कि अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, नहीं 5 साल में नहीं 6 साल में चुनाव होंगे, और इमरजेंसी के दौरान 1 साल और डिले हो सकता है, मतलब 7 साल में चुनाव हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारे चेंजेस इंदिरा गांधी ने परमानेंटली किए थे। इसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया, जैसे आरएसएस को बैन कर दिया, जमात ए इस्लामी को बैन कर दिया। साथ ही साथ हम लोग देख रहे थे कि फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो रहा था, जैसे कि दिल्ली में अगर आप लोग देखोगे, डिमोलिशन इन तर्कमेन गेट एरिया दिल्ली, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो झुग्गी झोपड़ी थे उनको सरकार तोड़ रही थी, उन लोगों को कहीं ना कहीं बैरन लैंड यमुना के पास में कहीं ना कहीं सेटल कर रही थी। फिर वहां पे फोर्स स्टेरिलाइजेशन हो रहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए फोर्स स्टेरिलाइजेशन देखने को मिला। गवर्नमेंट अपनी क्या कर रही थी, गवर्नमेंट अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रही थी, जिसमें कि आपकी किताब में जैसे एक एग्जांपल दिया कि संजय गांधी, अब संजय गांधी सरकार में नहीं थे, फिर भी फोर्स स्टेरिलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो सरकार और सरकार के जो खास लोग हैं वो लोग एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, ये वाली चीज़ देखने को मिली। बहुत सारे लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई, जैसे कि आपकी किताब में आप देखोगे कि कस्टोडियल डेथ ऑफ राजन की, ये केरला का एक इंसिडेंट है कि इमरजेंसी हटने के बाद में पता चला कि इनकी कस्टडी में ही डेथ हो गई। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हम लोग देख रहे थे कि किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है, फिर भी शक के आधार पर उसको क्या कर रहे थे, शक के आधार पर लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में रख रहे थे। तो हमें कस्टोडियल डेथ के भी बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले। तो ये पूरा हम लोग देख रहे थे कि पूरे इमरजेंसी के दौरान क्या हो रहा था, पूरे इमरजेंसी के दौरान ये सारी की सारी चीजें अपने को देखने को मिली। ठीक है भैया, अब कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज है जरा अपन समझते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी, यहां पे हम लोग देखेंगे कि लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इमरजेंसी को लेके। इमरजेंसी के पहले की सिचुएशन क्या थी वो पता चल गया, इमरजेंसी लगा तब देश में क्या था वो पता चल गया। अब लोगों से पूछा कि तुमको क्या लगता है कि इमरजेंसी सही थी गलत थी, वो वाली चीजें, तो लोगों के अलग अलग
एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 तक थी, लगभग करीब करीब अपन मान सकते हैं 2 साल तक इमरजेंसी थी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके से सरकार तानाशाह बन गई थी, डिक्टेटर बन गई थी। एक चीज और समझने वाली बात है कि इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली जब इमरजेंसी लगी थी तो लोगों को ये लग रहा था, जो स्पेशली जो मिडिल क्लास है उनको, वो बड़े खुश थे। वो बड़े खुश क्यों थे? क्योंकि लोग बहुत थक गए थे, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आए दिन सारी चीजें हो रही है। और सरकार भी जो थी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने लोगों से इमरजेंसी के दौरान इनिशियल में कनेक्ट करने की सोचा कि हमने इमरजेंसी इसलिए लगाई ताकि हम गरीबों का कल्याण कर पाए, ताकि ये प्रोटेस्ट ना हो, हम तुम्हारे लिए वेलफेयर मेजर्स लेके आएंगे, हम तुम्हारे लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम चीजें बदलेंगे, हम तुम लोगों का कल्याण करेंगे। तो लोगों को बड़ी होप थी। तो इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल कुछ समय तो लोगों ने, इनिशियल कुछ महीने तो लोगों ने इमरजेंसी का बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे वो सपोर्ट में सरकार ने कुछ किया नहीं, बल्कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने बाद में लोगों का ही एक्सप्लॉइटेशन कर दिया। तो फिर बाद में लोग क्या हो गए, बाद में लोग अगेंस्ट हो गए। ठीक है, तो यहां पे नेसेसिटी ऑफ नेशनल इमरजेंसी में ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि है कि इमरजेंसी लगाना जरूरी था। सरकार का ये मानना था, जब इमरजेंसी हटी तो इमरजेंसी हटने के बाद जनता गवर्नमेंट आई, तो शाह कमीशन एक बना था। और शाह कमीशन ने क्या किया, शाह कमीशन ने एक तरीके से पूरी स्टडी की। तो जब शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी से सवाल जवाब किए तो इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां पे एक चीज सामने निकल के ये आई कि इंदिरा गांधी का ये कहना था कि क्या हुआ कि आप लोग प्रोटेस्ट इतना कर रहे हो, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट इतना हो रहा है, चीजें इतनी हो रही है कि हम काम ही नहीं कर पा रहे। उनका ये कहना था कि 1971 में मुझे चुना है ना, मुझे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने चुना है, तो मुझे 5 साल तो काम करने दो। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आए दिन सारी चीजें हो रही है, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सारे लोग, सारी गवर्नमेंट मशीनरी उन प्रोटेस्ट में लगी है, हम काम ही नहीं कर पा रहे, हम लोगों का भला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका ऐसा था कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा ऐसी सारी चीजें हो रही है, तो उनका ये था कि नहीं भैया, मुझे इमरजेंसी लगा के काम करना है। उन्होंने ये तर्क वितर्क वहां पे दिए थे। अच्छा, इनिशियली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक तरीके से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने भी इमरजेंसी का सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, ये हमसे गलती हो गई। ठीक भैया, अब पॉलिटिक्स आफ्टर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, अब उसके बाद में कैसी पॉलिटिक्स रही? तो लिफ्टिंग ऑफ द इमरजेंसी, जैसी इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद में जनरल इलेक्शन हुए जनवरी 1977 में। और इसमें हमने देखा कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस पहली बार, आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस अपनी सत्ता हार चुकी थी और कांग्रेस पावर के बाहर थी। और उस समय जनता गवर्नमेंट, ठीक है, उस समय जनता गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बना ली थी। ठीक, अब जनता गवर्नमेंट में भी जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कुछ समय तक ही पावर में रह पाए, उसके बाद में पावर में आए थे चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी साथ में आके उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी मतलब जनता पार्टी बना के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे सरकार चलाने की कोशिश की। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, जगजीवन राम थे, चौधरी चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, लेकिन सब लोगों ने सोचा कि मोरारजी देसाई क्या बनेंगे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। मोरारजी देसाई कुछ समय तक ही प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में जो इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जनता पार्टी, उन्हीं में क्या कर रहे थे, उन्हीं में हम लोग देख रहे थे कि लोगों के बीच में तालमेल नहीं बना और वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह अपनी सरकार चलाते रहे क्योंकि बाहर से इंदिरा गांधी उनको या कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रहा था। तो चौधरी चरण सिंह क्या कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह ने अपनी सरकार चलाई कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया 2-4-5 महीने बाद। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फ्रेश इलेक्शन हुए। मतलब 1977 में इनकी सरकार बनी और 1980s तक ही अपने सरकार चला पाए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पूरे 5 साल भी नहीं हुए और फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए और फिर से इलेक्शन कंडक्ट में ये देखा गया कि फिर से इंदिरा गांधी पावर में आ गई। तो एक तरीके से यहाँ पे ये समझ में आया कि इन लोगों के पास में एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि चीजें हैंडल नहीं हुई इन लोगों से, ना ही इनके पास में हम लोग देख रहे थे कि कोई मेजर कोई स्ट्रैटेजी थी। तो वापस से हम लोगों ने देखा कि इंदिरा गांधी पावर में आ गई और इंदिरा गांधी ने फिर वापस से वहां पे रूल करना स्टार्ट किया। अब कौन कौन से लेसन्स हम इमरजेंसी से सीखते हैं, अब जरा अपन उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा सबसे पहले एक चीज तो है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी ने हमें एक चीज सिखाई क्योंकि हम लोगों के खून में डेमोक्रेसी आ गया था। आपने देखा इमरजेंसी आया, चाहते तो दूसरे देशों में भी आपने देखा होगा कि आर्मी कंट्रोल कर लेती है, कर लेते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी आई तो, लेकिन लोग इतने साहस रहा उनके अंदर कि फिर से हमने क्या किया, फिर से हमारी
पटरी नॉर्मल ट्रैक पे आ गई। साथ ही साथ हमको ये समझ में आया कि हमारे बहुत सारे लूप होल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली इमरजेंसी को लेके, तो उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को रेक्टिफाई किया गया। जैसे कि इंटरनल इमरजेंसी आज की तारीख में अब लगाई जाएगी सिर्फ एक केस में, वो केस क्या होगा, आर्म्ड रिवेलियन के केस में, मतलब कि किसी ने हथियार उठा लिए। तो पहले जब जयप्रकाश नारायण वाला ये जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, जब जयप्रकाश नारायण ने और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पीसफुल प्रोटेस्ट थे, थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ था लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट थे। तो पीसफुल प्रोटेस्ट को आप कुछ लो मत, ठीक है। अगर सिर्फ आर्म रिबेलियन होगा तो ही इंटरनल इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा, इंटरनल इमरजेंसी मतलब तब लगेगी कि जब कैबिनेट राइटिंग में देगा, सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर के कहने से इमरजेंसी नहीं लगेगी, कैबिनेट को, सारे मंत्रिमंडल को लिखित तौर पे प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ लोगों को अपनी सिविल लिबर्टीज, अपनी फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से क्या हो, अपनी फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और इन सारी चीजों पर बात हुई कि इमरजेंसी के दौरान हम पूरी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी को भी समझ में आया कि नहीं भैया, उनको प्रोएक्टिव रोल आगे कभी लेना पड़ेगा अगर देश में फिर से ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वही हमने देखा कि एक इंसिडेंट हुआ और हमने क्या किया, हमने उस इंसिडेंट से सीखा। ये वो सारे लेसन थे जो कि हमने इमरजेंसी के दौरान सीखे। फिर वही वाली बातें, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी तो मैं बता ही चुका हूँ कि 1977 में जनता गवर्नमेंट आई। जनता गवर्नमेंट ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई थी क्योंकि इन लोगों के पास में इतना सच कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और हम लोगों ने ये देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनकी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तो 3 साल में, लगभग 2.5-3 साल में इनकी सरकार गिर जाती है, फिर से चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी क्या आती है, इंदिरा गांधी फिर से पावर में आ जाती है। साथ ही साथ लेकिन हमने एक चीज़ और देखा कि इमरजेंसी के बाद में शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और शाह कमीशन ने क्या किया, शाह कमीशन ने बहुत सारे चेंजेस बताए। वो चेंजेस क्या बताए, वो चेंजेस बताए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हमेशा सरकार के पपेट बने रहते हैं, ठीक है, वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। तो शाह कमीशन ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ें ठीक करने की बात कही गई कि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहता ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, लेकिन आज भी वो चीज़ें वैसी चल रही। तो शाह कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस कर दो, तो वो कर दिए। शाह कमीशन ने बताया पुलिस ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा फ्री छोड़ो, तो वो आज भी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दी, तो कुछ चीज़ें मानी गई, कुछ चीज़ें नहीं मानी गई। क्लियर है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक, ठीक है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा, इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक तरीके से। इस चैप्टर में हमने देखा कि 1971 के बाद में कैसे सरकार के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए, कैसे प्रोटेस्ट हुए, जिसके चलते इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस गया, उसके बाद में कैसे इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद में इमरजेंसी में क्या क्या हुआ वो हमने देखा, और हमने कौन कौन से लेसन सीखे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी आई, जनता पार्टी 2.5-3 साल उन्होंने रूल किया, लेकिन वो इससे ज़्यादा रूल नहीं कर पाई, और वापस से इंदिरा गांधी पावर में आ जाती है। शाह कमीशन था, शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और शाह कमीशन ने बहुत सारे चेंजेस बताए, कुछ चेंजेस हमने एक्सेप्ट किए, कुछ चीज़ें एज इट इज़ आज भी चल रही है, हम बदलना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज़ और थी, क्या थी, नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बात थी। अब नक्सलाइट मूवमेंट क्या है, बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि शुरुआत हुई थी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में चारू मजुमदार करके एक लीडर है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हम बेसिकली क्या देख रहे थे, ये वो लोग थे जो कि एलाइट, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके अगेंस्ट है। इनका ये मानना है कि बेसिकली मैं इनकी आइडियोलॉजी आपको समझा देता हूँ। इनका ये मानना है कि जो बड़े बड़े आप जमींदार देख रहे हो, वो जमींदार इनकी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हैं, मतलब ये इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से सरकार से डिमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सरकार से डिमांड कर रहे थे कि भैया तुम हमारे लिए कुछ करो। जब इनके लिए चीज़ें हुई नहीं, तो इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाई, इन्होंने वॉलेंट मेजर्स अपनाए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कभी गवर्नमेंट मशीनरीज और इन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट किया। तो नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऐसे करके स्टार्ट होती है। आज की तारीख में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मूवमेंट है। सरकार भी इनको वॉलेंट मेजर से कई बार कर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि नेगोशिएशन के माध्यम से चीज़ें सॉल्व हो। क्लियर? अब जरा अपन कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उससे आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। हु गेव कॉल फॉर नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक इन 1974? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर भी आपके सामने कि रेलवे स्ट्राइक 1974 में किसने बोला था, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह ऑन 25 जून 1975 फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी? यू नो द आंसर, ठीक है।
फिर उसके बाद में फाइंड दी ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, टोटल रिवॉल्यूशन ऑड वन आउट नहीं है, रेलवे स्ट्राइक ऑड वन आउट नहीं है, नक्सलाइट मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट, तो नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो ऑड वन आउट है यहाँ पे, ठीक है। देन कौन से जज थे, नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस गांधीज इलेक्शन इज इनवैलिड, अगेन एन इंपॉर्टेंट, तो जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है। देन नेम द लीडर हु लेड पीपल्स मार्च इन पार्लियामेंट इन 1975 एंड स्टेट एज व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस मार्च, तो ये पहला मार्च था, यूनिक यही था कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली थी और ये एक तरीके से आज़ादी के बाद में हमने पहला एक तरीके से वो मार्च देखा था, लीडर थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फिर कांग्रेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेड कांग्रेस एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन द इंडिया, हम लोग ये देख रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आया है कि फ्रीडम मूवमेंट में कांग्रेस एक तरीके से आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था, इन द सेंस कि कांग्रेस क्या कर रहा था, कांग्रेस हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग फैक्शंस को साथ में लेके चलने को जानता था। कांग्रेस पहले ये बोलता था तुम्हारी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, ठीक है कोई बात नहीं, साथ में मिलके चल लेंगे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे, 1967 के बाद में कांग्रेस की अप्रोच डिफरेंट हो गई। कांग्रेस अब आज की तारीख में वो कांग्रेस नहीं रहा जो कि आज़ादी के समय हम लोग देख रहे थे। अब कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी और कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पे ही काम करता है, वो एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन के बेसिस पे कांग्रेस काम नहीं करता है। इसको हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में भी बहुत अच्छे से करा था। अच्छा, अभी मैं बोर्ड एक्सप्रेस में तो तुमको 20 से 25 मिनट में चैप्टर का एक शॉर्ट रिविजन करवा रहा हूँ, फिर भी तुमको लग रहा है नहीं सर चीज़ें बच रही है, तो ट्रस्ट मी मैराथॉन्स में पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अभी फटाफट फटाफट क्या करते चलो, रिवाइज करते चलो, ठीक है। नाउ एक्सेसेस वर मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद टू सच एग्जांपल, कि यहाँ पे सरकार ने क्या किया, एक्सेसिव पावर यूज की, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को सस्पेंड किया, फंडामेंटल राइट्स, दो नहीं आप बहुत सारी चीज लिख सकते हो, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, बहुत सारी चीजें। एनालाइज एनी टू इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975 ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, क्या 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 इफेक्ट पड़ा है वो आपको लिखना है। फिर highlight two constitutional issues between parliament and judiciaries in 1975, तो टू कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज कौन से, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में लड़ाई, और यहाँ पे आप एक तरीके से वो चीफ जस्टिस वाला भी लिख सकते हो कि वो अपॉइंटमेंट गड़बड़ हुआ है। Why is emergency and period around it's known as period of constitutional crisis? Constitutional crisis क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय पे सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लोगों को अंदर किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हुई है, जुडिशरी के पास पावर नहीं छूटी है, इसलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहते हैं। एक्सप्लेन द रीजन फॉर स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ 1974 इन बिहार एंड रोल प्लेड बाय जयप्रकाश नारायण इन दिस मूवमेंट, क्या रहा है, क्या रोल रहा है, बिहार में क्यों हुआ है, तो वही राइजिंग फूड ग्रेन प्राइजेस। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जयप्रकाश मूवमेंट ने एक तरीके से इस मूवमेंट को क्या कर दिया है, एक तरीके से जोड़ दिया है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर आप खुद देखते चलोगे, ठीक है। एसेस एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975 इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो क्या इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी से क्या इफेक्ट पड़ा है जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हुई है, तो तुम वही वाली चीज़ें लिखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, और ये सारी की सारी चीज़ें तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। देन highlight any 3 factors which are responsible for the downfall of Congress party in 1977 election। इसको अलग अलग तरीके से देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 3 फैक्टर 6 फैक्टर्स की कांग्रेस क्यों 1977 का चुनाव हारी, तो इमरजेंसी ऑफ कोर्स, एंटी डेमोक्रेटिक डिसीजंस रहे हैं। फिर हमने देखा कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स नहीं छोड़ी, लीडर्स को अंदर कर दिया, ये तमाम तरीके के रीजन है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फटाफट मैंने क्वेश्चंस करवाएं क्योंकि मैं चैप्टर समझा चुका हूँ, और क्वेश्चंस तो मैं और भी तुमको बहुत सारे करवा दूंगा मैराथन और उनमें। आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरी, और तुमको स्टोरीज को समझना है, स्टोरी को स्टोरीज को क्या करना है, स्टोरीज को कनेक्ट करते जाना है। तो जिस तरीके से तीर अपने लक्ष्य पर लगाए, ठीक उसी तरीके से तीर अपने निशाने पर लगाए, ठीक उसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और तुम कर सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है, जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा मोटा सपना क्यों देखना है। और पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर पढ़ाऊंगा बोर्ड एक्सप्रेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।